साथियों, बहुत जल्द खुलासा करने जा रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने किनके बारे में और कब कहा था कि 3 गुजराती मंत्री आटा पीसते हैं, बाकी मंत्री आटा गूंथते हैं और गुजरात को भेजते हैं रोटी बनाकर। उन्होंने किससे बदला लेने की बात की थी? उन्होंने किस कांग्रेस के बड़े नेता को कहा था कि यदि ऐसा मुझे बोले तो मैं उसे जूते से पीटूंगा? बहुत जल्द लेके आ रहा हूं, शोध जारी है। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। ज्यादा से ज्यादा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच पहुंचाइए, क्योंकि ये पूरा जो एपिसोड है प्रमाणिक ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर आधारित है। ये भारत सरकार जो किताबें छापती है उसी की रीडिंग है, एक तरह से प्राइमरी सोर्स की रीडिंग है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आज 3 अप्रैल है और आज ही के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का अंक निकाला था। तो मैंने काफी पहले एक लेख लिखा था कि डॉक्टर अंबेडकर पत्रकार के रूप में, वो लेख कहीं छपा भी है। तो उसमें जो मैंने विश्लेषण किया था, आज के संदर्भ में, आज जो मीडिया का चरित्र है, जिस तरह से राज सत्ता पूंजीपतियों के साथ चरित्र है, डॉक्टर अंबेडकर के ज़माने में क्या उसी तरह के संबंध थे मीडिया के? बड़े लोगों के साथ, अस्पृश्यों के साथ भेदभाव करते थे। और फिर मैंने वर्तमान में मीडिया के जो हालात हैं, जो बहुजन मीडिया, जो सोशल मीडिया है, जो फेसबुक है, ट्विटर है या फिर यूट्यूब है, पेज हैं, उसमें बहुजन युवाओं की क्या भूमिका है और जो बहुजन समाज के नेता, पूंजीपति, अफसर और जितने तमाम डॉक्टर, इंजीनियर हैं, उनकी क्या भूमिका है, इसकी हमने पड़ताल करने की कोशिश की थी। चलिए हम उस लेख पे ही आते हैं सीधा। कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक मल्टी डायमेंशनल स्कॉलर रहे हैं और एक दूरदर्शी विजनरी इंस्टीट्यूशन बिल्डर भी रहे हैं, संस्थाओं के निर्माता रहे हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के मल्टीपल रीडिंग्स हो सकते हैं, उनको कई तरह से पढ़ा जा सकता है। कुछ लोग भक्ति करके लीन हो सकते हैं, डूब सकते हैं, कुछ लोग क्रिटिकल असेसमेंट भी कर सकते हैं। और यही शोध का, इतिहास लेखन का यही प्राथमिक शर्त है कि असेसमेंट करना, क्रिटिकल नैरेटिव तैयार करना, यही दायित्व होता है इतिहास लेखन का। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के ज़माने में प्रिंट मीडिया और रेडियो ही उनके प्रमुख साधन थे, लेकिन आज का मीडिया का जो संसार है वो काफ़ी व्यापक है। प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, सिनेमा है, इसके अलावा सोशल मीडिया और कई अन्य प्लेटफॉर्म, और रोज़ नए नए इजाफा हो रहे हैं। 2006 में CSDS ने एक सर्वे छापा था कि राष्ट्रीय मीडिया में देश की सामाजिक विविधता, सोशल डाइवर्सिटी दिखाई देती है या नहीं देती है। उन्होंने पाया था कि विभिन्न स्तरों पर जाति, वर्ग, धर्म और महिलाओं के प्रतिनिधित्व का घोर अभाव है। हिंदू उच्च जाति के पुरुषों का राष्ट्रीय मीडिया में वर्चस्व है और भारत की कुल आबादी का सिर्फ 8% हिस्सा है। दलितों, महिलाओं, आदिवासियों, पिछड़ों की जो भागीदारी है वो नगण्य है। और कई तरह के लेख आए हैं अभी भी कि मीडिया संस्थानों में किस तरह से जातीय और क्षेत्रीय और लैंगिक भेदभाव होता है। अगर मीडिया के इतिहास को देखें भारत में, तो इस पे पारंपरिक रूप से ब्राह्मणों का प्रभुत्व रहा है। और यह अकारण नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर को अपनी बात कहने के लिए कई तरह के पत्र पत्रिकाएं निकालने पड़े, भूषण प्रिंटिंग प्रेस निकालने पड़े। उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत इत्यादि तमाम तरह की पत्र पत्रिकाएं उन्होंने निकाला। उन्होंने न सिर्फ प्रकाशन किया बल्कि उनका संपादन भी किया, सलाहकार के तौर पे काम किया और मालिक के तौर पर उनकी रखवाली की। अंबेडकर ने अपने सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को मीडिया के माध्यम से ही चलाया और अछूतों के अधिकारों की वकालत की, उनकी आवाज उठाई। अछूतों के हक, हकूक और उद्धार का काम अंबेडकर को अमूमन अकेले करना पड़ा। कांग्रेस के समृद्ध सामाजिक आर्थिक आधार और समर्थन की तुलना में अंबेडकर के पास कुछ भी नहीं था। अंबेडकर का आंदोलन
गरीब जनता का और हाशिए पे धकेले गए लोगों का आंदोलन था। जब मूक नायक का प्रकाशन हुआ तब डॉक्टर अंबेडकर ने तिलक, जो कि केसरी पत्रिका निकालते थे, उनको अपने मूक नायक के विज्ञापन के लिए उन्होंने पूरी राशि पेशकश की और उनको कहा कि आप मेरे अखबार मूक नायक का विज्ञापन दे दें। लेकिन पूरी राशि देने के बावजूद तिलक ने विज्ञापन निकालने से मना कर दिया था। मूक नायक के जो संस्थापक जो संपादक थे, उनका नाम था पीएन भाटकर, जो महार जाति के थे और कॉलेज तक की पढ़ाई उन्होंने की थी। डॉक्टर अंबेडकर पे इतना काम का दबाव था कि पहले के 13 शुरुआती संपादकीय लेख डॉक्टर अंबेडकर को अपने ही लिखने पड़े और पहले लेख में उन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था की तुलना बहुमंजिली इमारत की तरह की, अर्थात जिस फ्लोर में जो पैदा होता है उसी दरवाजे में बंद रहता है, उसी में वो बंधा रहता है, वो ऊपर नीचे नहीं जा सकता। बहरहाल मीडिया के चरित्र को लेकर कैसा था, डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण भाषण दिया था। वो दिया था 1943 18 जनवरी को पूना के गोखले मेमोरियल हॉल में, और अवसर था महादेव गोविंद रानाडे की 101वीं जयंती की। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर ने रानाडे, गांधी और जिन्ना शीर्षक से व्याख्यान दिया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने कहा था कि मेरी निंदा कांग्रेस समाचार पत्रों द्वारा की जाती है। मैं कांग्रेसी समाचार पत्रों को भली भांति जानता हूं। मैं उनकी आलोचना को कोई महत्व नहीं देता। उन्होंने कभी मेरे तर्कों का खंडन नहीं किया। वे तो मेरे हर कार्य की आलोचना करते हैं, भर्त्सना व निंदा करते हैं। वे तो मेरे हर बात की गलत सूचना देते हैं, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उसका गलत अर्थ निकालते हैं। मेरे किसी भी कार्य में कांग्रेसी समाचार पत्र प्रसन्न नहीं होते। यदि मैं कहूं कि मेरे प्रति कांग्रेसी पत्रों का यह द्वेष और वैरभाव अछूतों के प्रति हिंदुओं की घृणा की अभिव्यक्ति है, तो अनुचित नहीं होगा। उनका यह द्वेष मेरे प्रति व्यक्तिगत हो गया है। अब यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेसी पत्रों को तब भी कष्ट होता है जब मैं उस जिन्ना की आलोचना करता हूं जो विगत कई वर्षों से कांग्रेस की आलोचना के विषय रहे हैं, उनके निशाने पर रहे हैं। कांग्रेसी पत्र गालियों की बौछार मुझ पर करते हैं। वे कितनी भी तीखी या गंदी क्यों न हो, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, मैं मूर्ति भंजक हूं। मेरा आग्रह है कि यदि मैं श्री गांधी या श्री जिन्ना से नफरत करता हूं तो उसका कारण यह है कि मैं भारत से अधिक प्रेम करता हूं। यह एक राष्ट्रवादी की सच्ची निष्ठा है। मुझे आशा है कि मेरे देशवासी किसी न किसी दिन यह सीख लेंगे कि देश व्यक्ति से कहीं महान होता है। श्री गांधी या जिन्ना की पूजा और भारत की सेवा में आकाश पाताल का अंतर है और वे परस्पर विरोधी हो सकते हैं। कितना महत्वपूर्ण बात है। अगर अभी देखें, आज जिस तरीके से संचार के विभिन्न साधन व्यक्ति पूजा को बढ़ावा देने, सरकार की आलोचना को राष्ट्र की आलोचना साबित करने में लगे रहते हैं, या राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में मीडिया काम करते हैं, साफ है, स्पष्ट है कि अंबेडकर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज यदि अंबेडकर होते तो उनके निशाने पर जिन्ना, गांधी के बजाय कोई और व्यक्तिक राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठन होते। एक और लेख उन्होंने लिखा, विदेशियों से आग्रह। इस लेख में उन्होंने अस्पृश्यों के जीवन में प्रेस की भूमिका और उनकी सीमाओं को रेखांकित किया। उन्होंने लिखा,
कि भारत के बाहर के लोग विश्वास करते हैं कि कांग्रेस ही एकमात्र संस्था है जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है, यहां तक कि अस्पृश्यों का भी। इसका कारण यह है कि अस्पृश्यों के पास अपना कोई साधन नहीं है जिनसे वे कांग्रेस के मुकाबले में अपना दावा जता सकें। अस्पृश्यों के इस कमजोरी के और भी कारण हैं। अस्पृश्यों के पास अपना कोई प्रेस नहीं है, कांग्रेस का प्रेस उनके लिए बंद है। उनसे अस्पृश्यों का रत्ती भर भी प्रचार न करने की कसम खा रखी है उन्होंने। अस्पृश्य अपना प्रेस स्थापित नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि कोई भी समाचार पत्र बिना विज्ञापन राशि के नहीं चल सकता। पैसा केवल व्यावसायिक घरानों से, व्यावसायिक विज्ञापनों से आता है, चाहे छोटे व्यवसायी हो या बड़े, वे सभी कांग्रेस से जुड़े हैं और गैर कांग्रेसी संस्था का पक्ष नहीं लेते। भारत की समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस का स्टाफ संपूर्ण रूप से मद्रासी ब्राह्मणों से भरा पड़ा है। वास्तव में भारत का संपूर्ण प्रेस ही उन्हीं के मुट्ठी में है। आज से तुलना कर लीजिए, पता लग जाएगा। उन्हीं के मुट्ठी में है और वे पूर्ण रूप से कांग्रेस के पिट्ठू हैं। आज किसके पिट्ठू हैं आप सबको पता है। वे कांग्रेस के विरुद्ध किसी तरह का समाचार नहीं छाप सकते। कारण है, किसी तरह का समाचार नहीं छाप सकते। यही कारण है कि प्रेस अस्पृश्यों की पहुंच से बाहर है। परंतु किसी हद तक स्वयं अस्पृश्यों में प्रचार करने की प्रवृत्ति का न होना भी एक कारण है। प्रचार की प्रवृत्ति का न होना उनकी देशभक्ति एक कारण भी है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाए या बोल दें जिससे कि देश की प्रतिष्ठा पर आंच आ जाए। ये सब रेफरेंस भी है सबका, किस किस वॉल्यूम में, इस लेख में मैंने सारे रेफरेंस दिए। अब ये जो वक्तव्य डॉक्टर अंबेडकर का है, अगर इसका आज के संदर्भ में अगर एनालिसिस करें तो सरकार, पूंजीपति और मीडिया के रिश्तों पर स्पष्ट रूप से अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उदाहरण दे देता हूं। 4 सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में 3 के मालिक वैश्य हैं और 1 का ब्राह्मण। द टाइम्स समूह भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है जिसका मालिक एक जैन बनिया परिवार है। द हिंदुस्तान टाइम्स के मालिक भारतीय हैं, सोमनाथ भारतीय हैं जो मारवाड़ी बनिया है। द इंडियन प्रेस के स्वामी गोयनका है, वे भी मारवाड़ी बनिया है। द हिंदू का स्वामित्व एक ब्राह्मण परिवार के पास है। भारत की सर्वाधिक बिकने वाली हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण का स्वामित्व कानपुर के एक बनिया परिवार के, गुप्ता परिवार के पास है। दैनिक भास्कर का स्वामित्व एक अग्रवाल परिवार के पास है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी एक गुजराती बनिया हैं जिनके पास 27 बड़े राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टीवी चैनलों के इतने शेयर हैं कि उन पर उनका एक तरह से नियंत्रण हो चुका है। सबसे बड़े राष्ट्रीय टीवी समाचार और मनोरंजन नेटवर्क जी नेटवर्क के मालिक सुभाष चंद्रा हैं, वे भी एक बनिया है। दक्षिण भारत में स्थिति कुछ अलग है। इनाडू समूह कई समाचार पत्रों सहित दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, दर्जन भर टीवी चैनलों तथा अन्य संस्थाओं के मालिक हैं। इसके मुखिया रामोजी राव हैं जो आंध्र प्रदेश के किसान कम्मा जाति से आते हैं। एक अन्य बड़े मीडिया घराने सन टीवी का मालिक मारन परिवार है जो पिछड़ी जाति से है। तो ये अभी मीडिया का जो सामाजिक सर्वेक्षण है इस तरह का है। अब राजनीतिक दल, पूंजीपति और सत्ता के बीच जो संबंध अंबेडकर के समय थे वही आज भी हैं, और यदि आज अंबेडकर होते तो उनकी समालोचना का विषय मीडिया घराने, सरकार और सरकार होते। अस्पृश्यों के बारे में भी डॉक्टर अंबेडकर ने दिलचस्प सूचना दी है कि वो भी, उनकी दिलचस्पी नहीं होती अपना प्रचार करने के लिए। इसलिए भले ही निजीकरण हो, सारे आरक्षण खत्म हो जाए, लेकिन मोमबत्ती जलाओ और थाली पीटो योजना में हमारे लोग
अभी भी बहुत शामिल होते हैं और सारे उनके संवैधानिक अधिकार खत्म होते जा रहे हैं। तो ये बहुत दिलचस्प है, ये मैंने तुलना की थी इस लेख में, लंबा लेख है लेकिन मैं शॉर्ट में ही और आगे बढ़ूंगा। आगे चलते हैं 1945 में। जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि वहाँ पे एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से एक पीपल्स हेराल्ड की शुरुआत की गई थी। उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने उद्घाटनकर्ता की हैसियत से भाषण दिया था और उन्होंने जो कहा था वह इस प्रकार है: आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अच्छी सरकार के लिए समाचार पत्र मूल आधार है। इसलिए भारत के अनुसूचित जाति के अतुलनीय दुर्भाग्य और दुर्दशा, जिसे खत्म करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं, तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक 8 करोड़ अस्पृश्यों को राजनीतिक रूप से शिक्षित न कर लें। यदि विभिन्न विधानसभाओं के विधायकों के व्यवहार की रिपोर्टिंग करते हुए समाचार पत्र लोगों से कहे कि विधायकों से पूछो ऐसा क्यों है, कैसे हुआ, तब मेरे दिमाग में कोई दुविधा नहीं है कि विधायकों के व्यवहार में बड़ी तब्दीली आ सकती है और वर्तमान दुर्व्यवस्था से मुक्ति मिल सकती है। तो आज भी हम लोग कहते हैं कि नेताओं से सवाल पूछिए, मीडिया से भी सवाल तो पूछना जरूरी है, तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए। इसलिए मैं समाचार पत्र को एक ऐसे साधन के रूप में देखता हूं जो वैसे लोगों का शुद्धिकरण कर सकता है जो अपने राजनीतिक जीवन में गलत दिशा में चले गए। 1937 के विधानसभा में एक मराठी समाचार पत्र की भूमिका का हवाला देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि समाचार पत्र न केवल मतदाताओं को प्रशिक्षित करते हैं बल्कि वह यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जिन्होंने अपने मत से उन्हें चुना है वे उनके साथ खड़े हैं या नहीं, अपना कर्तव्य ठीक ढंग से निभा रहे हैं या नहीं, किसी के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहे। मैं 16 वर्षों तक बॉम्बे में एक साप्ताहिक का संपादन किया है। इस पत्र ने जो व्यापक प्रभाव उत्पन्न किया उसका प्रमाण बॉम्बे के विधानसभा चुनाव में दिखा, जिसमें मैंने सभी समुदायों को वोट प्राप्त कर कांग्रेस के प्रतिस्पर्धी को हराया। अर्थात उनकी जीत में उस पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये मैंने संक्षेप में भाषण पढ़ा और 10 लेख का ये पेज का ये लेख मैंने लिखा था, कहीं छपा भी है, शायद देखना पड़ेगा। अब मैं आता हूं कि वर्तमान में क्या हालत है कि डॉक्टर अंबेडकर के जमाने से लेकर अब तक मीडिया के दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन बहुत कुछ यथावत भी है, जैसे का तैसा है। उत्तर अंबेडकर काल में काशीराम ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संगठन बनाए, कई पत्र निकाले। आज भी व्यक्तिगत प्रयास से कुछ व्यक्ति और संगठन छिटपुट पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे हैं। युवा दलित उद्यमियों ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से अनगिनत सोशल मीडिया पेज, ट्विटर, फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब, वीडियो ब्लॉग और चिट्ठे निकाल रहे हैं। हालांकि इनमें कुछ जो सोशल मीडिया पे जो बहुजन मीडिया जिसको कहते हैं लोग, यूट्यूब वगैरह तमाम, इसमें इनमें कुछ व्यावसायिक और तकनीकी खामियां भी हैं। उसमें कंटेंट का अभाव है, थोड़ा तकनीकी रूप से और बेहतर होना चाहिए, और कोई भड़कीला जहरीला थंबनेल नहीं लगाना चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, मन की बात नहीं हो। ये सब अभाव है, हम लोग देखते हैं, दिन रात उनसे रूबरू होते हैं, तो ये अभाव उनके साथ है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये सवाल उठा रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि सैकड़ों दलित करोड़पति, सैकड़ों विधायक, सांसद, मंत्री, दर्जनों ताकतवर राष्ट्रीय नेताओं, हजारों नौकरशाहों के होने के बावजूद मुख्य धारा में ऐसा कोई अखबार नहीं है जो दलितों और पिछड़ी जातियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर बाकी भारतीय आबादी से संवाद कर सके, डायलॉग कर सके, दलितों के विश्व दृष्टि की नुमाइंदगी का दावा पेश कर सके। या काफी हद तक अगर मैं कहूं तो उत्तर अंबेडकर काल में, उत्तर काशीराम युग में दलित नेतृत्व के विजन, उनकी दृष्टि की कमजोरियों को दिखलाता है।
तो ये था मेरा संक्षिप्त लेख साथियों। आज 3 अप्रैल है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहेंगे तो ये अम्बेडकरनामा ही बहुजनों का प्रमाणिक मीडिया बनेगा और पेज नंबर और रेफरेंस के साथ आपके बीच हर दिन, जब तक हूँ, नहीं रहने के बाद तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब तक हूँ तब तक लगातार पेज नंबर रेफरेंस के साथ जो सरकारी किताब छापती हैं उन्हीं किताबों को पढ़कर आपसे रूबरू होऊंगा, आपसे साझा करूंगा, आपसे मिलूंगा। शुक्रिया साथियों, जय भीम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग अम्बेडकरनामा। थैंक यू।